हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 3 में मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। इससे पिछले आपको दोनों वीडियोस देखनी पड़ेगी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक्स का जो मीनिंग है इसको हम 2 सेंस में पढ़ते हैं, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। तो आज हम 1 बाय 1 दोनों की स्टडी करेंगे। तो प्लूरल सेंस में जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, वो ये डेफिनेशन कहा था कि आप होरेस सक्रिस्ट की डेफिनेशन याद करना जो बेस्ट मानी गई है, और सिंगुलर सेंस में क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन याद करना, ये दोनों डेफिनेशन बेस्ट मानी गई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी है, लेकिन इन दोनों की थ्योरी को स्टैटिक्स में बेस्ट माना गया है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स क्या होता है और उसकी फीचर्स क्या हैं। फिर हम स्टडी करेंगे सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है और उसकी फीचर्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी जो है स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। बाय स्टैटिक्स we mean aggregate of facts, a factor to a mark extend by multiplicity of causes, numerically expressed, estimated or enumerated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in a relation to each other। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय है कि स्टैटिक्स एक अजहे जो डाटा का समूह होता है जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ऐसे एग्रीगेट्स का मतलब समूह होता है जो बहुत सारे कारणों के साथ प्रभावित होते हैं। ये कभी भी एक कारण के साथ प्रभावित नहीं होता, बहुत सारे कारण उसके ऊपर प्रभावित करते हैं, और जिसको हम न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, और उसकी कैलकुलेशन जो है एक एक्यूरेसी लेवल पर जो कि सिस्टमेटिक ढंग से कलेक्ट किए गए हैं प्री डिटरमिन्ड पर्पस लेकर, उसका हम एक्यूरेसी लेवल निकालते हैं। जो कि डाटा लिए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और सिस्टमेटिक प्रोसीजर के साथ कलेक्ट किए गए होते हैं, उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। अब इसकी जो फीचर्स है, इसकी डेफिनेशन से इसकी फीचर्स निकलती हैं। जैसे ये मैंने आपको लिखा है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मीनिंग क्या है? इसमें हम जो है न्यूमेरिकली जो एग्रीगेट्स डाटा लेकर चलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास आपकी क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम ए है, उसने 15 मार्क्स लिए, तो इसको हम 15 मार्क्स का डाटा कुछ भी इसको ना तो डाटा कह सकते हैं, ना इससे कोई रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। मैं तो इसको हम प्लूरल सेंस में नहीं ले सकते। प्लूरल सेंस में जाने के लिए मैंने कुछ और स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, जैसे ए ने 15, बी के 20, सी के 25, डी के 10, ई के 5। देयर आर 5 स्टूडेंट्स एंड उन्होंने जो मार्क्स गॉट किए वो ये लिख दिए गए। अब ये प्लूरल सेंस बन गया, इससे हम कोई ना कोई रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं, इनकी एवरेज निकाल सकते हैं, और हु इज मोर इंटेलिजेंट, हु इज बेटर कंसिस्टेंट, तो ऐसा हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। तो ये एक ग्रुप के रूप में किया जाता है। तो जब ग्रुप के रूप में करते हैं तो उसको ही प्लूरल सेंस में कहते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद आता है अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो बहुत सारे कारणों के साथ जो है अफेक्टेड होता है, एक कारण के साथ अफेक्टेड नहीं होता। मान लीजिए कि मेरे पास ये पेन है और इस पेन की जब प्राइस हाइक होती है, इसकी कीमत बढ़ती है, तो उसका अभिप्राय हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो हमने प्राइस जो है हाई कर दी। इसके ऊपर बहुत सारे जो है कॉजेस अफेक्ट डालते हैं। जैसे हो सकता है कि लेबर महंगी होगी हो, रॉ मटेरियल जो है कॉस्टली मिला हो, या मशीन्स महंगी होगी, बिजली का रेट ज़्यादा हो गया, गोडाउन का जहाँ जब फैक्ट्री चल रही है उसका रेंट हमें ज़्यादा देना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इस पेन की कीमत को हाइक करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो डाटा कलेक्ट किया होता है, अफेक्टेड होता है, वो एक रीजन से नहीं होता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होता है, बहुत सारे कारण उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो लिखा है estimated or enumerated according to reasonable standard of the accuracy। तो estimated और enumerated का मतलब है जैसे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ तो वो एस्टिमेट होता है, जहाँ वो enumerated होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि
आज दिल्ली में जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्पीच देने आए हैं, तो हमने कहा, पहले उन्होंने दिल्ली में दी, फिर मुंबई में दी, तो जब स्पीच दी तो हमने कहा कि वहाँ पर 1 लाख आदमी थे, 2 लाख आदमी थे। ये जो डाटा दिया है वो एक एस्टिमेटेड डाटा है, जो एस्टिमेट दिया जाता है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। और अगर मैं आपकी क्लास में कहूँ कि 20 स्टूडेंट्स ने आज पेपर दिया है, बाकी बच्चे नहीं आए, तो जो मैंने एग्जैक्ट फिगर बता दी 20, तो वो इनूमरेटेड होता है। तो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो एस्टिमेटेड और इनूमरेटेड होता है, या तो लगभग होगा या बिल्कुल एक्यूरेट होगा, तो एस्टिमेटेड और इनूमरेटेड होता है अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो जिसकी हम एक्यूरेसी पाने के लिए एक जो काम करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, जहाँ उसका लगभग नज़दीक ही पहुँच जाते हैं, बिल्कुल सही नहीं होता, वो उसके नज़दीक ही होता है। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर के साथ कलेक्ट किया जाता है। सपोज कर लीजिए कि आपके स्टूडेंट्स का जो हमने डाटा कलेक्ट करना है, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बच्चे सेकंड के ले लूँ या कुछ बच्चे 10th के ले लूँ, मैंने पॉकेट मनी जो है उनका डाटा कलेक्ट करना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि +1 के बच्चों का और +2 के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया जाए, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम के बच्चों का लिया जाए। तो उसका हमने एक जो है सिस्टमेटिक ढंग बनाया गया है कि ओनली +1 की स्ट्रीम वाइज लेना है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनका तो पॉकेट मनी बहुत कम होती है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से ही डाटा कलेक्ट करेंगे। और किस पर्पस के लिए हमने क्या डाटा जो इकट्ठा करना है, जो कलेक्ट किया उससे हमने क्या रिजल्ट निकालना है, ये हमारा जो डाटा होता है वो प्री डिटरमिन होता है, अर्थात ये सारा कुछ पहले ही डिटरमिन कर दिया जाता है। और प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, अर्थात ऐसा नहीं कि एक आदमी की तो मैंने हाइट ले ली और दूसरे स्टूडेंट के वेट ले लिया और तीसरा मैंने कोटपुरा टू फरीदकोट की डिस्टेंस ले ली। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो गई। एक आदमी की हाइट फुट में लेगी, फुट और इंच में लेगी, दूसरे का वेट किलोग्राम में लिया गया, तीसरा जो है मैंने डिस्टेंस कवर कर दी। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग है, लेकिन जब स्टैटिक्स में डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। जहाँ तो सभी का डाटा हाइट में लिया जाएगा, जब डिस्टेंस कवर किलोमीटर में ली जाएगी तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। तो इसकी जो प्लूरल सेंस है इसमें भी फर्स्ट पॉइंट यही है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, हम एक चीज़ को डाटा नहीं कह सकते, ये सब अलग अलग चीज़ों का जब हम कॉमन रूप में इकट्ठा करते हैं तो उसको हम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉजेस, तो ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि ये एक पेन की जो कीमत हाइक हो रही है उस पर एक रीज़न नहीं, उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं जिसके कारण डिमांड बढ़ती है, तो ये अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस होता है। थर्ड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जिसको हम न्यूमेरिकली जो है अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो डाटा होता है ये दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा जो है स्टैटिक्स में हम उसको नहीं लेकर चलते, क्योंकि उसमें ये कहेंगे कि ये मोटा है, ये पतला है, क्योंकि हम किसी पर्सन की या किसी प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बताते हैं, उसकी विशेषता के विषय में बताते हैं, वो लंबा है, वो छोटा है, मोटा है, पतला है, ये मीठा है, कड़वा है, ऐसी चीज़ों के विषय में बताएंगे, वो स्टैटिक्स में नहीं लेकर चलते। इसको न्यूमेरिकली अफेक्ट किया जाता है, जिसको हम गिन मिन सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं, वही न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होता है। इनोमिनेटेड एंड एस्टिमेटेड, मैंने अभी आपको बताया कि मोदी साहब जो है दिल्ली और मुंबई में स्पीच देने आए हैं, वहाँ पर 1 लाख और 2 लाख लोगों का जो इकट्ठे हुए थे, तो वो एस्टिमेटेड था। आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, तो वो मेरा जो था वो इनोमिनेटेड था। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी स्टैंडर्ड एक लेवल पर होती है जो कि लगभग उसके करीब होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, एक ढंग से सिस्टमेटिक प्रोसीजर के साथ कलेक्ट किया जाता है। जो डाटा आपने कलेक्ट करना है वो एक मतलब आप जहाँ तो पॉकेट मनी ले रहे हो सपोज कर लो, तो उसका हम जो है मतलब +1 के स्टूडेंट्स का लिया या +2 के स्टूडेंट्स का लिया, क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि उसको फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ कंपैरिजन कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आ गया प्री डिटरमिन पर्पस, जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका
उद्देश्य पहले से ही निर्धारित होना चाहिए और एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक आदमी की हाइट और दूसरे की जो है वेट नहीं किया जाएगा, जो जितने भी पर्सन हैं सबका वेट लिया जाएगा, जहाँ सबकी हाइट फुटों में और इंचों में ली जाएगी, तो ऐसा होता है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिक्स। तो नाउ वी विल डिस्कस स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो सिंगुलर सेंस के अनुसार जो हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे वो क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। तो इन सिंगुलर सेंस बाय स्टैटिक्स वी मीन स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कि जो डाटा हमने कलेक्ट, उसको पहले कलेक्शन करनी है, फिर उसको प्रेजेंटेशन करना है, उसका एनालिसिस करके उसका एक्सप्लेनेशन करना है न्यूमेरिकल डाटा में, तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन से ही इसकी फीचर्स निकलती हैं, जैसे कलेक्शन जो है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कलेक्शन ऑफ डाटा की जाती है, तो डाटा कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी जो सोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो सबसे पहले डोर टू डोर जाके सही जगह पर जाके वो डाटा कलेक्ट करता है। सेकेंडरी में पहले से इकट्ठे किए हुए डाटा की हेल्प लेकर वो डाटा कलेक्ट करता है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। अभी कैसे हमने डाटा कलेक्ट करना है, ये भी हमारा प्री डिटरमिन्ड ही क्लियर किया जाएगा कि हमने अगर बिल्कुल एक्यूरेट पाना है तो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, एस्टिमेट पाना है तो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे। इसके विषय में हम अगली आने वाली वीडियो में स्टडी डिटेल में करेंगे। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि सेंसस के काम में हम डोर टू डोर गए, वहाँ पर मेंबर्स की काउंटिंग की और साथ साथ में लिखते गए कि जो है माइनर कितने हैं, अडल्ट कितने हैं और एज ओल्ड कितने हैं, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड हैं और क्या कितने ग्रामीण हैं, कितने शहर के रहने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, अलग अलग रूप में उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि हम अपना रिजल्ट इजीली कैलकुलेट कर सकें। थर्ड पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति उससे कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो जो डाटा है इसको हम जो है पाई डायग्राम में, हिस्टोग्राम में, डायग्राम्स में किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उससे क्लियर पता चल जाता है हमें। एनालिसिस ऑफ द डाटा। एनालिसिस ऑफ द डाटा में क्या है कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन, जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो हमने फिगर्स ली है, डाटा लिया है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, जैसे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, सी चार्ट है। तो वो ऐसे टेस्ट के द्वारा हम एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं। इंटरप्रिटेशन। तो उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन के काम में जो है इसका जो कैलकुलेशन की जाती है, क्या वो डाटा हमारा जो है वो बिल्कुल सही है या गलत है, उसका कंक्लूजन निकालना होता है। तो कंक्लूजन अगर डाटा रॉन्ग हैंड्स में चला जाए तो वो उसका रिजल्ट रॉन्ग ही निकालेगा, अगर वो सही हैंड्स में है तो उसका रिजल्ट सही निकालता है। तो कैसा उसका रिजल्ट निकलता है, इंटरप्रिटेशन के साथ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। ओके बाय, थैंक यू।